हमने देखा था कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस आयोटा b, इसमें a और b अगर रियल नंबर्स हैं तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक पोलर फॉर्म भी होती है। कैसे होती है पोलर फॉर्म? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके मॉडुलस और इसके आर्ग्यूमेंट, इसके एंगल की टर्म्स में अगर लिखा जाए तो वो बन जाते हैं पोलर फॉर्म। z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कैसे बनी है? ये ऐसे बनी थी कि रियल एक्सिस ले लो, इमेजिनरी एक्सिस ले लो, इसका रियल पार्ट है ए, इमेजिनरी पार्ट है बी, तो z को अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये जो पॉइंट बनेगा ये a कॉमा बी, ए प्लस आयोटा बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। इस a कॉमा बी पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं तो इसे बोलेंगे कि ये है z कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है तो थीटा बन गया इसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट, जो भी बोलना चाहो। तो अगर मैं इस a प्लस आयोटा बी को, a प्लस आयोटा बी का मतलब क्या हुआ? रियल पार्ट a के बराबर और इमेजिनरी पार्ट b के बराबर। रियल एक्सिस के अलोंग a डिस्टेंस, इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग b डिस्टेंस, और ये जो एरो की लेंथ होती है उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं a को लिखना चाहूं मॉडुलस ऑफ z की टर्म्स में, ये लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ z cos थीटा। b को लिखना चाहूं मॉडुलस ऑफ z की टर्म्स में, लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ z sin थीटा। तो इसी a प्लस आयोटा b में a की जगह मॉडुलस ऑफ z cos थीटा, b की जगह मॉडुलस ऑफ z sin थीटा रिप्लेस करता हूं तो पोलर फॉर्म आ जाती है। ये हमने लास्ट किया था, ये थी पोलर फॉर्म। बोले पोलर फॉर्म हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे नेक्स्ट स्टेप है वो काम का है कि इसके बाद एक आती है यूलर्स फॉर्म या ऑयलर्स फॉर्म। ऑयलर्स फॉर्म, ऑयलर्स फॉर्म क्या है? ये जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है इसकी वैल्यू होती है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा के बराबर। ये सीधा ही आउट ऑफ नोवेयर सुपरमैन की तरह जंप करके हम लेके आए थे, ये इसका हमने कोई डेरिवेशन नहीं किया था। z को बोला था मॉडुलस ऑफ z कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की वैल्यू e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा होती है। e वही है जो लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल में होता है, यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, 2.73 समथिंग इसकी वैल्यू होती है, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है ये सबसे अच्छी फॉर्म है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है ये सबसे अच्छी फॉर्म है। तो अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने हो तो यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करो, ज्यादा आसान जिंदगी चलेगी। जैसे z1 को अगर मैं लिखूं, कैसे लिखा जा सकता है? इसका मॉडुलस इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा, इसका एंगल, इसका एम्पलीट्यूड। किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को z2 को लिखूं, इसका मॉडुलस z2 ई रेज़ टू पावर आयोटा, इसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट आयोटा थीटा 2, ऐसे लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू उसका मॉडुलस इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा, उसका एंगल, मॉडुलस ई रेज़ टू पावर आयोटा, उसका एंगल, z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ई रेज़ टू पावर आयोटा, उसका एंगल। z1 क्या है? z1 ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z1 है, इसका एंगल थीटा 1 है। ये z2 है, इसका एंगल थीटा 2 है। तो इस वजह से मॉडुलस ऑफ z2 ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2, z1 मॉडुलस ऑफ z1 ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कर दूं मल्टीप्लाई, z1 इंटू z2, ये बन जाता है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा 2। जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं बेस वाला जो वैल्यू है वो सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बन जाता है। तो ये जो z1 z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ई रेज़ टू पावर आयोटा की टर्म्स में लिखते हैं तो ई रेज़ टू पावर वाली टर्म से पहले तो मॉडुलस होता है, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसका एंगल होता है। तो ई रेज़ टू पावर आयोटा वाली टर्म से पहले ये लिखा हुआ है, तो ये z1 z2 का मॉडुलस होना चाहिए और आयोटा के साथ जो लिखा जाता है वो उसका एंगल है, ये इसका एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो z1 z2 का ये तो मॉडुलस बनना चाहिए, z1 z2 का ये एंगल बनना चाहिए। तो z1 z2 का मॉडुलस ऐसे भी लिख सकते हैं, z1 z2 का मॉडुलस क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2। z1 z2 का एंगल क्या बनना चाहिए? एंगल को हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 कौन है? थीटा 1 था z1 का एंगल, थीटा 2 था z2 का एंगल। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, मल्टीप्लीकेशन में ये होता है। बात सही क्लियर है?
विजुअली क्या होगा, ये तो ठीक है, लॉजिक से दिख गया मल्टीप्लाई होके कि ये बनना चाहिए। हो क्या रहा है एग्जैक्टली? हो ये रहा है कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, जैसे मैंने ये लिए हुए थे, यहां पर बना लेते हैं, ये रियल पार्ट, ये रियल एक्सेस, ये इमेजिनरी एक्सेस। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया मैंने Z1, लेटर से ये Z1, मान लिया इसकी लेंथ है 2, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, लेंथ है 2 और इसका जो एंगल है वो ले लेते हैं लेटर से 30 डिग्री, ये मान लिया। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, लेटर से उसकी लेंथ कितनी ले, लेटर से उसकी लेंथ है 3, ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एंगल कोई दूसरा एंगल सजेस्ट करो, कितना ले, 60 नहीं, 60 में तो बिल्कुल ही 90 डिग्री बन जाएगा, कुछ थोड़ा सा 45 ले लो या 50 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, एंगल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंगल से हम नहीं डरते जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में होते हैं, क्योंकि सीधा एंगल्स को ऐड ही करना है, कुछ वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। Z1 है जिसका एंगल तो 30 डिग्री है, मैग्नीट्यूड 2 है। Z2 है जिसका एंगल तो 50 डिग्री है, मैग्नीट्यूड 3 है। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं Z1 Z2 की तरीके से, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है, Z1 को लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड इंटू ई रेज टू पावर आइटा 30 डिग्री। हालांकि इसे रेडियंस में लिखते हैं पर हम डिग्री में लिख रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमें आती नहीं अभी। Z2 को लिखना हो, इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स ई रेज टू पावर आइटा, उसका एंगल 50 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, Z1 इंटू Z2 करूं, क्या बनेगा, 3 इंटू 2 ये बन जाएगा 6, ई रेज टू पावर आइटा, दिस इंटू दिस, पावर ऐड हो जाएंगी, ई रेज टू पावर आइटा 50 प्लस 30, 80 डिग्री बन जाएगा। ये बात सही। तो अगर मैंने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ कि जो इसकी लेंथ है, जो रिजल्टेंट लेंथ आएगी, लेंथ तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 और 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये जो एंगल है 50 और 30 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जो मेरा रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। उसकी लेंथ तो बनेगी 6 लेंथ, 3 टाइम्स 2, लेंथ तो बनेगी 6, और जो उसका एंगल बनेगा वो बनेगा 50 प्लस 30, 50 तो ये बन ही गया था, 30 और आगे ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 50 प्लस 30, ये 80 डिग्री एंगल ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, 3 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनके मैग्नीट्यूड तो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 बन जाएगा 6, और जो उनके एंगल्स है वो हो जाएंगे ऐड। जो 50 और 30 था, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका एंगल बन जाएगा 50 प्लस 30 मतलब 80 डिग्री। तो ये इनका प्रोडक्ट है, ये है अपना Z1 Z2। अगर आप बोलना चाहो Z1 Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ये कि जो लेंथ है वो इनकी लेंथ का प्रोडक्ट, मॉडुलस है इनके मॉडुलस का प्रोडक्ट, जो एंगल है इन दोनों का एंगल का एडिशन, ये हमारा रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो अगर हमें विजुअलाइज करना हो तो ये हो रहा है, फॉर्मूला याद करना हो तो ये है, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 होता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। एंगल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पहले वाला एंगल प्लस दूसरे वाला एंगल। बात समझ में आई, क्लियर है। अगर डिवाइड करना हो तो मान लेते हैं इस बार दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस बार डिवाइड कर रहे हैं। एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस से Z1, मॉडुलस ऑफ Z1 e रेज टू पावर आइटा थीटा 1, Z2 है मॉडुलस ऑफ Z2 e रेज टू पावर आइटा थीटा 2। इस बार मुझे दोनों को डिवाइड करना है, कर देते हैं। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या बनेगा, Z1 है मॉडुलस ऑफ Z1 e रेज टू पावर आइटा थीटा 1, Z2 क्या है मॉडुलस ऑफ Z2 e रेज टू पावर आइटा थीटा 2। अगर ये डिवाइड हुआ है तो ये जो रियल मोड ऑफ Z1 बाय मोड ऑफ Z2 है, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, e रेज टू पावर आइटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, e रेज टू पावर आइटा। अगर डिवाइड होते हैं नंबर्स तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ये बनेगा e रेज टू पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये है हमारा Z1 बाय Z2, ये Z1 बाय Z2 को लिखा हुआ। खास बात क्या होती है जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है, e रेज टू पावर वाली टर्म से पहले तो आता मॉडुलस, e रेज टू पावर आइटा के साथ आता उसका एंगल। तो ये जो Z1 बाय Z2 किया है हमने, ये तो होना चाहिए उसका मॉडुलस, और e रेज टू पावर आइटा के साथ जो आता है वो होता है एंगल। तो Z1 बाय Z2 का ये तो मॉडुलस बनना चाहिए, Z1 बाय Z2 का ये एंगल बनना चाहिए, एम्पलीट्यूड बनना चाहिए, आर्ग्यूमेंट बनना चाहिए। तो अगर Z1 बाय Z2 का मॉडुलस देखोगे, ये बनना चाहिए मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2। अगर आप एंगल देखोगे तो इसका जो एंगल बनेगा Z1 बाय Z2 का आर्ग्यूमेंट जिसे बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, ये क्या बनेगा
ये बनेगा θ1 माइनस θ2, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये बन जाता। ये फॉर्मूला हमने लिखा था, मुझे पता है ये हम कवर कर चुके हैं लास्ट वाली क्लास में, है ना। दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि पहली बार सुनते हैं तो थोड़ा सा जोर ज्यादा लगता है, दूसरी बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है सुना सुना सा है कि हाँ यही लॉजिक किया था तब भी, इसलिए दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। क्लियर है? जैसे अगर मुझे विजुअलाइज करना हो कि हो क्या रहा है, क्या क्या डिवाइड, हाँ हाँ भी करेंगे ना बिट, आने तो फिर नीचे की तरफ चला जाएगा -20 डिग्री, जो 0 है ऊपर की तरफ 20 होता है, नीचे की तरफ -20, इधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, कोई दिक्कत। वही ले लेते हैं, चलो तुम्हारे वाली बात है, वहीं से शुरू करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z1, कौन सा लिया था हमने Z1, किस लेंथ का था? 2 था, 30 डिग्री और लेटर से लेंथ 2 है। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ये था लेंथ 3 थी और एंगल था लेटर से 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, इसकी लेंथ 3 है, इसको क्या बोले Z1 बोल दें और इसको बोल देते हैं Z2 है। बात सही, Z1 का मॉडुलस 2 है, Z2 का मॉडुलस 3 है, Z1 का एंगल 30 है, Z2 का एंगल 50 डिग्री। अगर मुझे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, Z1 बाय Z2 करना है, तो जो मॉडुलस है वो क्या बनता है, मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2। मॉडुलस ऑफ Z1, अगर मुझे Z1 बाय Z2 को दिखाना है कि कहां पर आएगा, तो इसका जो मॉडुलस है वो बनेगा मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2। तो मॉडुलस ऑफ Z1 बाय Z2 बनेगा मॉडुलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2, 2/3। ये 2 लेंथ, ये 3 लेंथ, वो 2/3 लेंथ का बनेगा। पर किस डायरेक्शन में बनाऊं, एंगल बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, इसका जो एंगल बनता है वो बनता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। जिसको जिससे डिवाइड किया है उसी का एंगल दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। Z1 बाय Z2 है तो जो न्यूमरेटर है उसके एंगल पॉजिटिव में रहेंगे, जो डिवीजन में है उसका एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो Z1 के एंगल में से Z2 का एंगल घटा दो। Z1 का एंगल कितना है 30, Z2 का एंगल कितना है 50, तो Z1 का एंगल 30, Z2 का एंगल 50, कितना बना -20 डिग्री। तो ये -20 किधर होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ बनेगा नेगेटिव एंगल, तो ये बनना चाहिए हमारा एंगल नीचे की तरफ। ये एंगल तो बनेगा 20 डिग्री पर नेगेटिव साइड में, बात सही। और लेंथ कितनी होनी चाहिए 2/3, लेंथ बनेगी 2/3। ये है हमारा Z1 बाय Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Z1 बाय Z2 है, ये बनेगी इसके मैग्नीट्यूड, Z1 मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, और जो एंगल्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बात सही। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, z दिया हुआ है कोई, लेट अस से मॉडुलस ऑफ Z1 e रेज टू पावर आयोटा θ1, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। आयोटा को कैसे लिखा जा सकता है इसी ऑयलर्स फॉर्म में, मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा तो बनेगा 1, मैग्नीट्यूड 1 होता है 0 + 1 आयोटा, और एंगल कितना होता है आयोटा को अगर दिखाना हो मैं तो 0 + 1 आयोटा ऐसे लिखते हैं, तो 0,1 पॉइंट पे मिलेगा रियल x0 y1, 0,1 पॉइंट पे मिलेगा, यहां पर है हमारा आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनता है वही इसका आर्ग्यूमेंट है, 90 डिग्री इसका आर्ग्यूमेंट है। इसे लिखा जा सकता है 1 × e रेज टू पावर आयोटा 90 डिग्री। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो करके देखो, z × आयोटा बन जाएगा आयोटा z इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 × 1, मॉडुलस ऑफ Z1 ही रहेगा, e रेज टू पावर आयोटा, ये बन जाएगा θ1 + 90 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल ऐड हो जाएगा अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया ना, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, बस जो उसका एंगल है उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री ऐड हो जाएगा। तो अगर मेरे पास एग्जांपल के लिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा है यहां पर, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है z, और मुझे जानना है कि आयोटा z कहां बनेगा, ये है z और ये है एंगल थीटा, और मुझे जानना आयोटा z किधर बनेगा। जो लेंथ है वो तो चेंज होनी नहीं है क्योंकि आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब देख भी सकते हो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z × मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा, मैग्नीट्यूड ऑफ z तो सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगी, एंगल क्या हो जाएगा,
आयटा से मल्टीप्लाई करने पर एंगल 90 डिग्री ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आयटा जेड बनेगा वो इसमें 90 डिग्री और एंगल ऐड कर देगा इस थीटा में, तो थीटा प्लस 90 बन जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। लेंथ उतनी रहेगी, घूम के इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा जेड। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को घुमाना है तो आप किसी e रेज टू पावर आयटा थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने e रेज टू पावर आयटा 90 से मल्टीप्लाई किया, जिसे आयटा भी बोलते हैं। e रेज टू पावर आयटा 90 से मल्टीप्लाई किया, 90 डिग्री घूम गया। मुझे अगर इसे 30 डिग्री घुमाना होता, मैं किससे मल्टीप्लाई करता? e रेज टू पावर आयटा 30, उसका नाम तो नहीं पता पर ये तो पता ही है क्या, e रेज टू पावर आयटा 30 से मल्टीप्लाई करता तो e रेज टू पावर आयटा 30 मल्टीप्लाई होता, एंगल 30 डिग्री घूम जाता। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z को e रेज टू पावर आयटा 30 से कर दो मल्टीप्लाई, z जहां पर भी बैठा होगा 30 डिग्री घूम के और आगे की तरफ निकल जाएगा। बात सही? उल्टी डायरेक्शन में घुमाना है कि भाई 90 गलत चले गए, इधर की तरफ घुमाना था। अगर इधर की तरफ घुमाना था तो मुझे z को क्या करना चाहिए? e रेज टू पावर आयटा माइनस 90 डिग्री से कर दो कि भाई एंगल की तो वैल्यू चेंज करनी है। प्लस थीटा में आप इधर जा रहे थे, माइनस थीटा में इधर जाओगे, तो e रेज टू पावर आयटा बस माइनस 90 डिग्री कर दो, मल्टीप्लाई करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर घूम के इधर आ जाएगा। तो जब भी चीजें रोटेट करनी होती हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत आसान रहता है। बात सही? बस मजबूरी कॉम्प्लेक्स नंबर की या लिमिटेशन ये है कि ये काम केवल 2 डायमेंशन में हो सकता है, क्योंकि एक रियल एक्सिस बनेगी, एक इमेजिनरी एक्सिस, 3D में ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जितनी वेक्टर्स को मिलती है, क्योंकि ये काम केवल एक प्लेन में ही कर सकता है, प्लेन में ही घुमा सकता है। इसको उड़ा के हेलीकॉप्टर बना के नहीं लेके जा सकता, ये यहीं पर घूम सकता है एक प्लेन। क्या बात सही? ठीक, एक क्वेश्चन करके देखो इसके बेसिस पे। बहुत बार जेई में भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन कि मॉडुलस ऑफ z दिया हुआ है, लेट अस से 10, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by z complex number, iota z complex number and z plus iota z complex number, z minus iota z complex number z minus iota z complex। ट्राई करके देखो, सोच के देखो कि क्या बोल रहा है। मॉडुलस ऑफ z दिया हुआ 10, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहली बात तो ये ट्राइंगल कहां से बनेंगे? ट्राइंगल बन जाएगा तो इसका एरिया ये बनना चाहिए कितना? नहीं, वेरी क्लोज हो बट थोड़ा सा मिस हो रहा है, ध्यान सोच के देखो। z दिया है, आयोटा z देखो कहां पर होना चाहिए? सही जा रहे हो, मतलब सही जा रहे हो, आंसर सही नहीं आया, सोच सही रहे। ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे दिमाग से नहीं होगा काम, चित्रकारी करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी काम के क्वेश्चंस बनेंगे ना, यूजुअली वो ड्रॉ करवा के ही बनवाता है। सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो जेई में आते हैं वो ड्रॉ करवा के ही आते हैं। कोई भी रैंडम z बनाओ, पर बिना चित्रकारी किए फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा लंबा खींचेंगे। देखो, पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा हो तो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है जो मेरे पास हो। ठीक है, नहीं है तो क्या करें? तो मैं पहले ही बस जो जो इंफॉर्मेशन ये देता जा रहा है मैं उसको बनाता जा रहा हूं। क्या बोल रहा है? इसने बोला कि z का मॉडुलस 10 है। क्या z के एंगल के बारे में कहीं बात की? नहीं बात की। ठीक है, तो मैं कोई z मान लेता हूं कि जिसकी लेंथ है 10, इसकी लेंथ 10 है, ये बन गया z और ये कोई एंगल थीटा। बात सही? उसके बाद बोला कि ये कोर कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा z। आयोटा z को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने देखा कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री घुमाना होता है तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, वो 90 डिग्री घूम जाएगा। घुमा देते हैं।
90 डिग्री अगर इसे घुमाया तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। लेंथ कितनी रहेगी? 10 ही रहेगी। ये बन गया 90 डिग्री ओवरहेड हो गया। ये बन गया अपना आयोटा z। और जो तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z माइनस आयोटा z, अब ये z माइनस आयोटा z क्या है? ये z वाला पॉइंट है, ये आयोटा z वाला पॉइंट है। अगर वेक्टर्स की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मुझे याद है। अगर नहीं भी याद हो, अगर इतना ही किया है तो भी अगर आप देखोगे कि आप ट्रायंगल कौन सा बनाओगे, यही ट्रायंगल बनाते, ये जो बन रहा है इसको जोड़ के, इनको जोड़ते तो यही ट्रायंगल बनता। और ये जो लाइन बनती है z माइनस आयोटा z ही है फाइनल पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है ना, कोई वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर दिया है, b पॉइंट का पोजीशन वेक्टर b वेक्टर दिया है, तो जो ए बी वेक्टर बनता है वो बनता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। फिजिक्स में ये वेक्टर्स में इतना पार्ट किया हुआ है ना। तो जो ए बी वेक्टर है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल वेक्टर्स वाले फॉर्मूले से होते हैं। तो अगर ये z है, ये आयोटा z है, तो ये क्या लिखा हुआ है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लिखा हुआ है। फाइनल पॉइंट कौन सा है? z। इनिशियल पॉइंट कौन सा? आयोटा z। तो ये जो वेक्टर बनेगा ये z माइनस आयोटा z बनना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये ट्राइंगल बना है। क्या बात सही? यहां तक क्लियर? z माइनस आयोटा z। अगर नहीं भी क्लिक करे, उन्हीं दो साइड से बनाओगे तब भी आपको ट्राइंगल का एरिया दिख जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर हाइट सामने वाले पॉइंट की। तो अगर मैं बेस ले लूं इसको, ये बेस ले लिया, तो हाइट कितनी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर हाइट को ही तो बोलते हैं। तो ये हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी होगी? 10। बेस कितना होगा? 10। खेल खत्म। हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये बनेगा 50 आ जाएगा, 50 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका एरिया होना चाहिए। इस तरीके से विजुअलाइजेशन का यूज किया जाता है। अदरवाइज तो मेहनत ज्यादा करवाएगा ही, क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाता बट उसमें टाइम ज्यादा लगता। इसमें आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। बात सही समझ में आया? एक और तरीका है, उसको लिख लो आप। बाद में जब आप रिवीजन करोगे ना इस टॉपिक का, घूम के आओगे कभी, तब देखने के लिए हो जाएगा। वो लिख लो, इसको समझाएंगे नहीं क्योंकि ये वाला पार्ट आगे वाला पार्ट, पर इसी क्वेश्चन में जब दोबारा से आओगे तो दिख जाएगा। z को अगर मैं मान लूं x प्लस आयोटा y, बात सही? आयोटा z क्या बनता? आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर माइनस वाई प्लस आयोटा x, ये बनेगा z माइनस आयोटा। अच्छा ये वाली साइड आ गई। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ये है पॉइंट लेटर से a, ये है लेटर से b और ये लेटर से a। ये है पॉइंट a। पॉइंट a बनेगा x, y। यहां से आयोटा z बनेगा पॉइंट b, b पॉइंट बनेगा माइनस y, x। और एक पॉइंट है 0, 0 प्लस 0 आयोटा। जो o पॉइंट है वो है 0, 0। अगर मुझे किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस पता हो, x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ये बस लिख लो इसको सॉल्व। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट किया हुआ है ना आपने, फिर तो हो जाएगा। फिर लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ, हाँ डिटर्मिनेंट भाई, हाफ ऑफ x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ये वाला पार्ट आपके पास थोड़ा सा लेट आएगा जब हम कोऑर्डिनेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x y माइनस वाई एक्स और 0 0, तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिखा जा सकता है हाफ ऑफ पहले वाले वर्टिसेस x1 y1 1, दूसरे वाले वर्टिसेस x2 y2 1, तीसरे वाले वर्टिसेस x3 y3 1। हाफ ऑफ दिस डिटरमिनेंट करोगे वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। तो अगर मुझे ये क्लिक ना करता तो ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता कि भाई विजुअलाइज नहीं किया तो बिल्कुल ही नहीं होगा, फिर मैं इस तरीके से निकालता। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते तो ये बनता हाफ ऑफ, कितना बनता
हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए उसने दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा 10 का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर। इसको बस नोट कर लो, ये जो फॉर्मूला है ये कोऑर्डिनेट से आता है कि अगर मुझे 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ही मिल गए तब भी एरिया आ सकता। पर इसमें जितनी मेहनत और इसमें है, इसमें तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको दिख जाता है 10 है, इधर भी 10 है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हाफ 10 इंटू 10 तो 50 हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। x1 y1 ये फॉर्मूला है, x1 y1 1, ये 1 कहीं से नहीं आए, फॉर्मूले का ही पार्ट है। x फॉर्मूला ये होता है, इसको भी नोट कर लो साइड में। अगर एक ट्राइंगल दिया है जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए, कोई भी वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये हो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, और एरिया प्लस आए या नेगेटिव, ये जो डिटर्मिनेंट है पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, आपको हमेशा पॉजिटिव लेना। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये प्लस आए या माइनस, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को दिखाएगा। प्लस माइनस आता है इस बेसिस पे कि आपने पहले x1 y1 लिखा है, फिर x2 y2 लिखा है, फिर x3, ऑर्डर कौन सा रखा है उस पर डिपेंड कर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो भी वैल्यू आई है हमेशा पॉजिटिव लो, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसी में हमने पुट किया है x1 y1 x2 y2 x3 y3, पुट करोगे तो वही सॉल्व। क्लियर है, समझ में? तो ऐसे विजुअलाइज करते हैं। हमने 2 तरीके अब तक देखे हैं, एक तो ये कि e रेज टू पावर आइटा, जैसे आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 डिग्री रोटेट किया जा सकता है। दूसरा हमने विजुअलाइज करने का तरीका देखा था कि अगर z माइनस z1 लिखा हो और उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग है कि z जो आपका वेरिएबल पॉइंट है, x प्लस आइटा y है, वो z1 जो ये फिक्स पॉइंट है, जैसे a प्लस आइटा b ये फिक्स पॉइंट है, ये x प्लस आइटा y वेरिएबल पॉइंट, कि z माइनस z1 का मतलब होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, कि यहां कहीं z1 लिखा हुआ है, यहां कहीं z लिखा हुआ है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इसको बोला जाएगा z माइनस z1। ये पॉइंट z से रिप्रेजेंटेड था, ये z1 से रिप्रेजेंटेड था। जैसे कि मैं ओरिजिन को अगर यहां पर बना दूं, ये बनता z, ये बनता z1, और फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ये बनता z माइनस z1। और इसके ऊपर लगाया हुआ मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरो का मतलब क्या हुआ? ये जो z और z1 के बीच की दूरी। तो ये दिखाता है, ये जो मॉडुलस है ये दिखाता है डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1। z और z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की दूरी बताता है। तो अभी हमें डिस्टेंसेस को ज्यादा यूज करना नहीं आता, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट या ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां पर हमें ज्यादा यूजफुल दिखेगा ये वाला पार्ट, पर वहां पर पढ़ के जब हम वापस आएंगे तो आपको ज्यादा बेटर भी समझ में आएगा। बेसिक तरीका ये यूज करते हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 अगर दिया हुआ है 10, इस बात का क्या मतलब हुआ? z की दूरी z1 से, z को z1 से मिला दूं तो जो उसकी दूरी है, मॉडुलस मतलब उसकी दूरी, वो हमेशा 10 रहती है। तो z और z1 की दूरी हमेशा 10 रहती है, z और z1 की दूरी 10 रहती है। तो इसका मतलब कहीं पर z1 अगर रखा हुआ है, ये z1 है, और z की दूरी z1 से हमेशा 10 रहती है, तो z कहां हो सकता है? एक सर्कल पे हो सकता है जिसका रेडियस 10। बात सही? इस तरीके से अगर वो ये बोल दे कि भाई z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2, ये लिखा हुआ है z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2, इस बात का क्या मीनिंग हुआ? कि z की दूरी z1 से और z की दूरी z2 से बिल्कुल बराबर। तो इसका मतलब यहां पर कोई z1 पॉइंट रखा हुआ है, यहां पर कोई पॉइंट z2 रखा हुआ है, तो z ऐसी जगह पर है जहां पर z की दूरी z1 से और z की दूरी z2 से बिल्कुल बराबर आ रही। ऐसे पॉइंट्स कौन से हैं जो z1 और z2 से बराबर दूरी बना के रखते हैं? उन्हें बोलते हैं z1 z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो इस लाइन को ज्वाइन, z1 z2 को लाइन को ज्वाइन करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे z1 और z2 से बराबर दूरी बनाते हुए आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी पॉइंट लोगे, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी जिसका ये साइड और ये साइड दोनों बराबर आएंगे।
फिर से यहां पर पॉइंट लोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। ये कब बनती जा रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल? जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और लाइन के परपेंडिकुलर भी है। तो ये बाइसेक्टर भी है, लाइन को काट भी रहा है आधा आधा, और परपेंडिकुलर भी है। तो इस लाइन पे कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा वो हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता चलेगा। आइसोसेलेस ही चाहिए हमें कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो, ये लेंथ बराबर हो, ये लेंथ बराबर हो, ये दूरी बराबर हो, ये दूरी बराबर हो। तो जो z है वो इनके बीचों बीच से गुजरेगा, ऐसे जाएगा, इनके बीचों बीच से निकलेगा, हमेशा z1 z2 से बराबर दूरी बनाता हूं। तो ये इस तरीके को आप विजुअलाइज कर सकते हो। आगे जब आप कोनिक सेक्शन पढ़ लोगे, जब सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, वो जैसे हमने ग्राफ बनाए थे उनकी खास बातें पढ़ोगे तो फिर और ज्यादा उसको यूज किया जा सकता है। अभी के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है ज्योमेट्रिकली। एक पार्ट और बचता है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसे बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं एक बार केवल डेरिवेशन कर देता हूं, कल दोबारा से रिपीट करेंगे तो आपको देखा देखा दोबारा से लगेगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, क्यूब होता है 3, क्यूब रूट होता है 1/3, मतलब 1 की पावर 1/3 को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कि x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/3 अगर मैं दे दूं ये इक्वेशन, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। या फिर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूं तो ये पूछ रहा है ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका क्यूब 1 आता है, उन्हीं को तो क्यूब रूट ऑफ 1 बोलेंगे, 3 को इधर ले आएंगे पावर 1 की पावर 1/3। तो इसका कहने का मतलब ये है कि x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं कि जिनका क्यूब करें तो 1 आ जाए, ये क्वेश्चन है। तो एक तो साफ साफ दिख ही रहा है कि 1 का क्यूब 1 होता है, x इज इक्वल टू 1, खेल खत्म, चलो आगे। पर इसमें एक और पार्ट है, क्योंकि x की पावर 3 है, तो अगर x की पावर 3 है तो इसके 3 रूट बन सकते हैं। एक तो दिखाई दे रहा है हमें 1 का क्यूब 1 होता है, पर 2 रूट और हैं। अब क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में हैं तो हमें रियल नंबर की चिंता नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो भी बता दो, हमें कोई डर नहीं लग रहा है, बात सही। तो x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ 1 को कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो लिखा जा सकता है x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1, कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये बनेगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक तरफ ले आते हैं। क्या कोई तरीका है इसको सिंप्लीफाई करने का? आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या बनती है आइडेंटिटी? a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही बनता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, बात सही। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। एक सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, मतलब x की वैल्यू 1 है। ये बात तो मैं पहले ही दिख रही थी कि 1 का क्यूब 1 होता है तो एक तो 1 होना ही चाहिए। अब ये जो दूसरा पार्ट बचा है ये कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर x जो बैठा हुआ है वो कौन है? अगर इसको ढूंढने की कोशिश करें तो x की वैल्यू जो निकालेंगे वो आएगा माइनस बी, सीधा फॉर्मूला ही लगा देते, फैक्टर्स नहीं बनेंगे इसके। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स 1 हो जाएगा ये। तो जो यहां से रूट आते हैं वो बनते हैं ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, बात सही। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, आयोटा लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको प्रॉपरली लिखें तो -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, और एक बनता है -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। ये आपने देखा था जब हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे थे कि बार बार -1/2 रूट 3/2 को लेके आ रहे थे, वो इसलिए लेके आते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर काम का है। इसको बोलते हैं ओमेगा, इसका स्पेशल नाम रख दे, जैसे आयोटा स्पेशल नाम है ना, वो वर्टिकल 1 लेंथ का जो ये बहुत स्पेशल है इसीलिए इसका नाम स्पेशल रखा है। z भी बोल सकते हो, z इज इक्वल टू दिस, पर इसका स्पेशल नाम रखा जाता है ओमेगा, इसको ओमेगा भी बोलते हैं। कहीं पे ओमेगा लिखा दिखे और बोले कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो वो इसकी बात कर रहे हैं।
और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बोलेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो यही आता होगा तभी बोल रहे हैं। इसका स्क्वायर करके देखो, -1/2, बस ये लास्ट पार्ट है, फिर चल ही रहे। मैं भी थक गया हूं, नहीं पढ़ेंगे और, ठीक है, बस लास्ट वाला पार्ट है। इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर 1/4 प्लस b स्क्वायर 3/4 आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बनेगा। a माइनस बी दिखाई दे रहा है, -2ab -2ab √3/2 आयोटा, यही बनेगा। ये बनता है 2 से 2 कैंसिल, -√3/2 आयोटा -√3/2 आयोटा, 1/4 -3/4 -2/4 -2/4 इज -1/2। तो इसलिए इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा। उल्टा भी कह सकते थे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा, ये भी बनता है, पर इसको ओमेगा और इसका ओमेगा स्क्वायर, किसी का एक नाम रखना था तो इसको बोलते हैं ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। एक लास्ट पार्ट खत्म हो गया, ये और कुछ नहीं लिख रहे। इस 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए कल दोबारा से रिपीट होगा ये, पर एक बार नोट करो। इस 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को बोला जाता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि बार बार हम ये नहीं लिख सकते -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, थोड़ा सा मेसी हो जाता है, इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर नाम दे देते हैं। इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की खास बात ये होती है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम करोगे तो 0 आएगा। दिस प्लस 1 करोगे, देखो सम करके 1 + 0 आएगा। अगर तीनों का सम करोगे तो क्या बनेगा, -1/2 -1/2 -1 + 1 0 प्लस √3/2 -√3/2, ये भी 0। तो जो तीनों का सम है वो बनता है 1, और तीनों का जो प्रोडक्ट है 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, जिसे ओमेगा क्यूब बोला जा सकता है। 1 × ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, ओमेगा क्यूब बनेगा। तीनों का जो क्यूब है वो हमेशा बनता है 1। ये यूज किया जाता है इंडिया में बहुत फ्रीक्वेंटली, इस वाले पार्ट को, कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये क्यों होती है। इसको हम कल फिर से दोबारा देखेंगे। एक बार इसलिए डिराइव किया है कि एक बार आंखों के सामने से गुजरा हो तो दूसरी बार थोड़ा जल्दी समझ में आता है। कल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला पार्ट कवर करें।